जय हिंद, जय सुभाष दोस्तों। आज मैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात कर रहा हूँ। जैसे कि हमारे साथी लोग कहते हैं कि दुनिया को कुछ लोग चला रहे हैं, चंद परिवार चला रहे हैं। अब वो कैसे चला रहे हैं, क्यों चला रहे हैं और कितना चला रहे हैं, ये चीज़ आज जानने के लिए मैंने सोचा कि एक बोर्ड पे लिख के और साथियों को समझाया जाए, ताकि उनको ये चीज़ स्पष्ट हो सके आखिर दुनिया किसकी मुट्ठी में हो और किसके इशारे पे दुनिया चल रही है। आप सभी लोग जानते होंगे, मिडिल ईस्ट का एक भाग है फ़लस्तीन। फ़लस्तीन में ज़्यादातर लोग यहूदी पाए जाते हैं। उसी कम्युनिटी से संबंधित कुछ समुद्री लुटेरे हुआ करते थे, जो समुद्र में आने जाने वाले व्यापारियों को लूटा करते थे। और उस समय व्यापारी जो व्यापार करते थे, जो धन एकत्र करते थे, वो धन ज़्यादातर धातु में होता था, करेंसी जैसे हम बोलते हैं, हीरे जवाहरात सोने चांदी के रूप में हुआ करता था। तो उसको लूट लिया करता थे। लूटते लूटते इन लोगों के पास इतना रुपया हो गया कि ये लोगों को उधार दे दिया करते थे, ब्याज पे दे दिया करते थे, या मुनाफे पे दे दिया करते थे। बिजनेसमैनों को दे दिया करते थे, या राजाओं को भी दे दिया करते थे। उस समय के जो वर्तमान राजा हुआ करते थे, इन्हीं में से एक परिवार था रॉथस्चाइल्ड। नाम आप लोगों ने शायद कई बार सुना होगा। ये रॉथस्चाइल्ड फैमिली जो थी, ये समुद्री लुटेरों की फैमिली थी। और इसमें जो रॉथस्चाइल्ड था वो बहुत ही चालाक और महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। नेपोलियन का जब युद्ध हुआ था, वाटरलू का युद्ध, शायद आप लोगों ने, सबने जो पढ़े लिखे होंगे सब जानते होंगे, समझदार होंगे, जिसमें नेपोलियन की हार हो गई थी। परंतु नेपोलियन के हारने की खबर जो रॉथस्चाइल्ड तक पहुंच गई थी, इसके गुप्त सूत्रों के जरिए, इसने ये सूचना लगभग 24 घंटे तक दबा के रखी। और ये उस समय सट्टा मार्केट चलाता था। उस सट्टा मार्केट में इन्होंने पैसा लगाया और ज़्यादातर लोगों को ये समझाया कि नेपोलियन युद्ध जीत जाएगा, और अधिकतर लोगों ने पैसा नेपोलियन की जीत पर लगाया। परंतु 24 घंटे के बाद जब असली खबर आई तो पता चला कि नेपोलियन युद्ध हार गया, और जितने लोगों ने नेपोलियन की जीत पर पैसा लगाया था, वो सारा का सारा पैसा रॉथस्चाइल्ड के पास पहुंच गया, क्योंकि उसने नेपोलियन के हारने पे पैसा लगाया था। उसके बाद जब इसके पास बहुत सारा धन हो गया, तो सबसे पहले इसने इंग्लैंड के अंदर बैंक ऑफ इंग्लैंड खोली, जो करेंसी का लेन देन करने के काम के लिए इसने खोली। और ये अब बैंक के जरिए कर्जा देने लगा। ज़्यादातर मुख्य रूप से 10 क्षेत्र माने जाते हैं: शिक्षा, शोध और राजा, व्यापारी, नेता और सरकार हुआ करती थी उस समय। प्रशासन, स्वास्थ्य, यातायात, उत्पादन, मनोरंजन और कला, इन सारे क्षेत्रों में ये पैसा देने लगा। इसके पास अति भरमार पैसा होने लगा। अब इसके जो 5 बेटे थे, इन्होंने अपने 5 बेटों को अलग अलग देशों में, चीन, फ्रांस, जर्मनी, रूस और अमेरिका देशों में, इसी बैंक की तर्ज पे, इसी बैंक की शाखाएं खोलने के लिए कहा, और उन लड़कों को भेज दिया। आप लोगों को ये जानकर हैरानी होगी कि ये बंदा इतना शातिर था। इसने सोचा कि हम जो काम कर रहे हैं, जिस तरीके से दूसरों को इसका पता ना चले, इसलिए इसकी जो 5 सगी बेटियां थीं, उनकी शादी अपने 5 सगे बेटों से कर दी, और सबको अलग अलग भेज दिया, और सब ने अलग अलग बैंकें खोल ली। इस प्रकार से ये 10 क्षेत्रों में, और उसके अलावा भी जितने क्षेत्र थे, उनमें सब में फिर ये पैसा बांटने लगे, कर्जा देने लगे।
इन क्षेत्रों में पैसा देने का प्रभाव ये हुआ कि इनकी हर क्षेत्र में अच्छे लोगों से और प्रभावशाली लोगों से पकड़ बनती चली गई और अपने ही तरह कुछ लोगों को लेकर इन लोगों ने एक कहते हैं ग्रुप बनाया, जिसे हम आज के टाइम पर 13 रॉयल फैमिली के नाम से जानते हैं। उस समय हो सकता है कम रही होंगी, 1 2 3 4, फिर धीरे धीरे बढ़ी होंगी, कभी इनकी संख्या ज़्यादा हुई कभी कम हुई, फिलहाल अप डाउन होती रहती है। फ़िलहाल में अभी इनको 13 रॉयल फैमिली के नाम से जाना जाता है। उसमें रॉथस्चाइल्ड, जो आप जानते ही हैं, रॉथस्चाइल्ड का काम ज़्यादातर बैंकिंग का था। उसके बाद जो मेन आता है, मॉर्गन का नाम शायद आप लोगों ने सुना होगा। मॉर्गन, ये मॉर्गन कौन था? ये भी बहुत बड़ा व्यापारी और बहुत पैसे वाला था, उस समय हो गया था, आज भी है। ये मॉर्गन वही था जिसने निकोला टेस्ला के बारे में आपने सुना होगा। उसने ज़्यादातर आविष्कार किए थे और वो आविष्कारों को करने के लिए जो धन की आवश्यकता पड़ती थी वो मॉर्गन देता था। परंतु जब निकोला टेस्ला ने एक आविष्कार किया कि हम बिजली को बिना तार के भी दौड़ा सकते हैं, एक खंभे से दूसरे खंभे पे ले जाने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, तारों की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट वो ईयर के जरिए ही हवा में लाइट चली जाएगी। ये आविष्कार किया और इसका जब प्रोजेक्ट उसने दिखाया मॉर्गन के लिए, तो मॉर्गन ने कहा कि ऐसे तो लाइट फ्री हो जाएगी। निकोला टेस्ला ने कहा कि हाँ, मैं लाइट को फ्री करना चाहता हूँ ताकि पूरी दुनिया उसका यूज कर सके। जब इतनी बात हुई तो मॉर्गन ने निकोला टेस्ला को जितने भी फंड मिलने वाले थे सारे फंड रोक दिए और उससे कहा कि आज के बाद मैं फंड नहीं दूंगा। उसके बाद निकोला टेस्ला की कंपनी धीरे धीरे डाउन होती चली गई और बाद में ये बहुत अपने रसातल में चली गई। बाद में आज के टाइम पे ये टेस्ला कंपनी जो है वो उसी का अंग है, निकोला टेस्ला की कंपनी का, और जिसका मालिक जो है एलन मस्क है। तो आप समझ सकते हैं आज के टाइम पे टेस्ला इलेक्ट्रॉनिक कारों की जगत में, इलेक्ट्रॉनिक्स के जगत में एक नंबर 1 ब्रांड है जो ड्राइवरलेस व्हीकल, कारें और गाड़ियां, बाकी वाहन तैयार करती है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि निकोला टेस्ला की कंपनी उस समय कितनी बड़ी रही होगी और उस कंपनी को फंड करने वाला जो था वो मॉर्गन था। तो मॉर्गन की स्थिति क्या होगी उस समय वो आप समझ सकते हैं। रॉकफेलर, तीसरा नाम ये मैं आपको बता रहा हूँ, रॉकफेलर। रॉकफेलर का नाम आपने सुना होगा। ज़्यादातर जितनी भी हिंदुस्तान से लेकर पूरे विश्व में जितनी भी मेडिकल कंपनियां हैं जो दवाई बनाती हैं, जितने हॉस्पिटल हैं, शिक्षा है, पेट्रोलियम है, इन सब का उत्पादन करने, शोधन करने की जितनी भी कंपनियां हैं उन सब को फंड करने वाला ये रॉकफेलर है। इसके बाद में एक कंपनी है, उसके मालिक का नाम तो मैं भूल रहा हूँ, लेकिन कंपनी का नाम आपने सुना होगा, ब्लैक रॉक। ये ब्लैक रॉक कंपनी ऐसी कंपनी है, इसका जो एसेट है वो इतना है कि भारत की पूरी संपत्ति से लगभग 5 गुना ज़्यादा है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, पूरे भारत की जितनी संपत्ति है उससे भी 5 गुना ज़्यादा है। इसके बाद आता है बिल गेट्स। बिल गेट्स ये वो इंसान है जो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में आज के टाइम पे टॉप में है। उसके अलावा इसने मेडिकल और ज़्यादातर आकाशीय आपदाओं से संबंधित बहुत सारे कामों में ये अपना योगदान देता रहता है। वैक्सीन वगैरह भी बनाने में इसका योगदान रहता है। तो ये 13 जो फैमिली हैं ये रॉयल फैमिली कहलाती हैं। इसमें और भी बहुत सारे नाम हैं। इसके बाद बात आती है कि ये जो 5 देशों में इनके लड़कों ने जो बैंक खोली, इन बैंकों में
एक जो बैंक थी अमेरिका की बैंक पे इनका प्रभाव ज़्यादा था। और वहाँ पर क्या हुआ, इन 13 रॉयल फैमिली ने एक गुप्त संगठन बनाया जिसका नाम आप लोगों ने सुना होगा, इल्यूमिनाटी। आज भी कहा जाता है कि इल्यूमिनाटी में ज़्यादातर मेंबर्स जो हैं वो इन्हीं संगठन के मेंबर हैं, और वो ज़्यादातर इन्हीं लोगों के लिए काम करते हैं। और इसलिए ये जो इल्यूमिनाटी के मेंबर्स थे, इन लोगों का एक तरीके से इन्होंने इन सारी बैंकों में अमेरिकी बैंक को एक तरीके से फेडरल रिजर्व बैंक को इन्होंने अपना एक सेंटर बनाया कि वहाँ से हम जो करेंसी हमारी बनेगी हम उसके ज़रिए ही सबको कंट्रोल करेंगे। और इसका एक प्रमाण ये भी है कि अगर आप लोग जो पुराना डॉलर है, $1 का पुराना नोट अगर देखेंगे तो उस पर इल्यूमिनाटी का ये वाला साइन दिखाई देगा। पिरामिड के ऊपर एक आंख बनी हुई आपको दिखाई देगी। तो ये इस बात का प्रमाण माना जाता है और लोग इस पर ज़्यादातर विश्वास करते हैं कि ये ऐसा होगा। अब बात आती है कि इल्यूमिनाटी किस प्रकार से कंट्रोल करता है। मेंबर्स हैं, इल्यूमिनाटी जो होता है एक गुप्त संगठन है, इसका ये साइन देखा जाता है। इसने एक्चुअली कई सारे यूनिट्स बना रखे हैं। इनका कोई मेंबर आपको दिखाई नहीं देगा, अनरजिस्टर्ड संगठन है। और इसमें सबसे पहला संगठन जिसे हम बोलते हैं वर्किंग यूनिट। वर्किंग यूनिट क्या होती है? गुप्त रूप से इसमें शामिल करते हैं टॉप के नेता, ब्यूरोक्रेट, व्यापारी, कलाकार, खिलाड़ी, वैज्ञानिक, डॉक्टर, समाज सेवी आदि। ये सभी अलग अलग क्षेत्रों में षड्यंत्रों को अंजाम देने हेतु ओपन दिखावटी समाज हितैषी संस्थाओं को बनाते हैं या उनमें काम करते हैं। जैसे WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, या दुनिया में कहाँ पर कुपोषण है, क्या हो रहा है, ये सारे काम करने का दिखावा करते हैं। WEF, वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम, किस देश की इकोनॉमी खस्ता हाल में है, कहाँ तरक्की ज़्यादा हो रही है, क्या हो रहा है, उनकी नीतियाँ कैसे बनेंगी, उन सब पे कंट्रोल करते हैं। उसके बाद वर्ल्ड बैंक, किस देश को पैसा देना है, किसको नहीं देना है, किस बैंक को क्या करना है, ये सारा सब कुछ वर्ल्ड बैंक। संयुक्त राष्ट्र संघ, किस देश पे हमला करना है, किस देश पर प्रतिबंध लगाना है। तो इस तरह के इन लोगों ने 4-5 संगठन बना रखे हैं। और इसके अलावा भी बहुत सारे संगठन, ये सारे ओपन संगठन हैं और इनमें जो भी होता है वो सब कुछ लोगों के सामने होता है और सबकी सहमति से होता है। करना सिर्फ इतना होता है कि कुछ काम करने के लिए अधिकतर लोगों की सहमति चाहिए होती है, वो इनको बनानी पड़ती है। उसके बाद ही ये लोग उस चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद इसका जो दूसरा यूनिट आता है, कंट्रोलिंग यूनिट। इल्यूमिनाटी का कंट्रोलिंग यूनिट जिसे हम बोलते हैं, इस यूनिट में 2 सेंटर होते हैं। एक होता है गुप्त क्राइम सेंटर, एक होता है डार्क वेब। आज तक आप लोगों ने एक इंटरनेट का एक एरिया साइट देखा है जिस पर हम लोग काम करते हैं, कंपनियां चलती हैं, वेबसाइट होती है, ईमेल होते हैं, दुनिया भर की चीज़ें होती हैं, पूरी दुनिया इंटरनेट पर चल रही है। पर इसके पैरेलल, इंटरनेट के पैरेलल एक डार्क वेब भी होता है। अगर कभी भी कोई बंदा उसके अंदर जाएगा, उसमें ज़्यादातर वेबसाइट जो होती हैं रैंडम होती हैं। जैसे हमारी नॉर्मल वेबसाइट होती है www. करके फिर नाम फिर डॉट होता है, लेकिन इनमें ऐसा कोई डॉट वगैरह नहीं लगा होता, ये रैंडम चलती हैं। और इन पर जब आप जाएंगे तो आपको एक अलग से पूरी क्राइम की पूरी दुनिया दिखाई देगी। आपको लगेगा यार ये तो एक अलग ही दुनिया है क्राइम की। ऐसे ऐसे वीडियो और ऐसे ऐसे फ़ोटो आपको देखने को मिलेंगे जो शायद आप लोग देख भी नहीं सकते। ये डार्क वेब के अंदर पड़ा हुआ है और लोग उसको देखते भी हैं। गुप्त क्राइम सेंटर, एक गुप्त क्राइम सेंटर वास्तव में ये क्या होते हैं, ये एक्चुअली जैसे ओपन ये हमारा वर्किंग यूनिट है, इसके अंदर जो लोग
काम कर रहे हैं वो कोई भी काम तभी करते हैं जब सबकी सहमति होती है, या लगभग जो है 133 कह दें, या फिर 1/3 से ज़्यादा बहुमत हो, या फिर कहीं कहीं ऐसा भी होता है 50% से 70-75% से भी ज़्यादा सहमति की आवश्यकता पड़ती है। तो किसी भी देश का राजनेता या ब्यूरोक्रेट कितना ही बुरा क्यों ना हो, परंतु कभी कभी क्या होता है, वो अपने देश के और अपने जनता की हित के बारे में सोच ही लेता है और इन लोगों के कहने के अनुसार काम नहीं करता। तो अब इनको चाहिए वो लोग जो इनके इशारे पे काम करें। तो इनके इशारे पे नेता ऐसे तो आएंगे नहीं, तो उन लोगों को लालच दिया जाता है, और उसके लिए ये लालच देने के लिए बहुत सारे काम करते हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं इनके पास। जैसे कि अभी हाल में एक एप्स्टीन फाइल का केस चल रहा है। एप्स्टीन फाइल क्या होती है वो आप समझिए। एप्स्टीन फाइल क्या है, उसमें देखिए उसके हम 3 भाग कर सकते हैं, एक अपराध, एक अय्याशी और एक षड्यंत्र। अपराध क्या, वहाँ पर बच्चे और लड़कियों को किडनैप करना, दुष्कर्म करना, तड़पाना, मारना, पकाना, सुखाना, जलाना, रक्त निकालना, ये सारे काम वहाँ पर होते हैं। रक्त क्यों निकालते हैं? देखिए इन लोगों के पास जाहिर सी बात है, इतनी सारा पैसा होने के कारण और इतने सारे क्षेत्रों में ये लोग काम करते हैं, तो इनके पास बहुत सारे डॉक्टर और बहुत सारे वैज्ञानिक भी इनके अंडर में होते हैं। उन लोगों से इन्होंने एक अफवाह उड़वाई कि कोई बच्चा जब डरता है तो उसके ग्रंथि में, उसके रक्त में एक हार्मोन्स बनता है जिसे हम एड्रेनलिन बोलते हैं। अगर वो एड्रेनलिन बाहर निकल आए और ऑक्सीजन उसे मिल जाए और उसमें कुछ परिवर्तन किया जाए तो वो एंड्रोक्रोम बन जाता है। और एंड्रोक्रोम जो होता है एक एंटी एजिंग पदार्थ होता है, ऐसा इन्होंने दुनिया को बताया, लोगों को बताया, ये डॉक्टरों से ये बात डिक्लेयर करवाई, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो एंड्रोक्रोम पीने के लिए लालायत हों या उसकी तरफ आएँ। क्योंकि इंसान की कमज़ोरी होती है, वो हमेशा जवान रहना चाहता है, सुंदर दिखना चाहता है। इसलिए इन्होंने ये एक अफवाह उड़ाई, इसके ज़रिए ज़्यादातर लोग जो हैं वो, या ज़्यादातर नेता या जो अमीर आदमी हैं वो इनके झांसे में आ जाएं, एंड्रोक्रोम पीने के लिए यहाँ पर आएँ। अब ये एंड्रोक्रोम जो बनता है, लगभग 1 लीटर जो बनता है उसकी कीमत 18,000 करोड़ लगभग बताते हैं, और इसको बनाने में हजारों बच्चों को तड़पा तड़पा के मारा जाता है। ऐसा जो है एप्स्टीन फाइल से साबित हो चुका है। तो ये नेता जो होते हैं इनके चक्कर में आ जाते हैं, वहाँ पे एक बार भी अगर जाते हैं वहाँ पर इनके सारे तंत्र होते हैं, सारे यंत्र होते हैं, गुप्त कैमरे लगे होते हैं, सारी की सारी सुविधाएं भी होती हैं। लेकिन जो भी बंदा एक बार वहाँ पे चला गया, चाहे ब्यूरोक्रेट हो, नेता हो, बिजनेसमैन हो, फिर वो जल्दी वहाँ से निकल नहीं पाता है, या कहें तो इन लोगों के चुंगल से वहाँ से नहीं निकल पाता, चाह कर भी नहीं निकल सकता, और अपने लोगों का भला ये चाह कर भी नहीं कर सकते। ये सब इनके अय्याशी का अड्डा होता है, अपराध भी होते हैं वहाँ पर। और तीसरा एक काम और होता है, वहाँ पर षड्यंत्र भी बनाए जाते हैं। जैसे कि एप्स्टीन फाइल से पता चला है कि नोटबंदी एप्स्टीन का ही एक षड्यंत्र था, जीएसटी में भी इसका हाथ माना जाता है, कोरोना वायरस भी उन्हीं का एक षड्यंत्र था, सिल्वर टावर अमेरिका में जो हमला हुआ था वो भी फेक था, वो भी इन्हीं का एक षड्यंत्र था, दूसरे देशों को तबाह करने के लिए। फेक युद्ध कराते हैं ये लोग, वहाँ पर फेक युद्ध करने की, सरकारें बदलना, हैकिंग करना, ये सारे काम वहाँ पर होते हैं। इस तरह के षड्यंत्र बनाए जाते हैं, और एप्स्टीन फाइल से ये सारा सब कुछ साबित भी हो रहा है। अब बात आती है इसकी कि ये कंट्रोल जो कैसे करते हैं, ये आपने देख लिया, यहाँ पे सारा सब कुछ मैंने बताया है, लिखा भी है। और
उसके बाद जो इनकी तीसरी यूनिट होती है वो टेक्नोलॉजी या रिसर्च यूनिट। इन लोगों के पास अथाह पैसा होता है, तो जाहिर सी बात है ये लोग रिसर्च भी करते हैं, टेक्नोलॉजी तकनीक भी बनाते हैं, शोध कार्यों में पैसा लगाते हैं और वैज्ञानिकों को हायर भी करते हैं। कोई ऐसी तकनीक जो इनको लगता है कि ये समाज का बहुत ज़्यादा हित कर सकती है, तो ये उस तकनीक को बाहर नहीं आने देते और उस वैज्ञानिक को ये बोलते हैं कि भाई ये काम नहीं करना है, ये आविष्कार नहीं करना, और अगर भले ही हो गया है तो उसको छुपा देना, उस आविष्कार को छुपा देना है। अगर वैज्ञानिक मानता है तो ठीक है, और नहीं मानता है तो फिर उस वैज्ञानिक को गायब कर दिया जाता है, और उसके द्वारा जो खोज की गई होती है उसको भी गायब कर दिया जाता है। जैसे कि इंडिया के जहांगीर भाभा वैज्ञानिक के साथ हुआ, ऐसे बहुत सारे वैज्ञानिकों के साथ हुआ, जगदीश चंद्र बसु के साथ हुआ इंडियन। तो ऐसा ये लोग करते हैं। देखिए, इन सारी चीज़ों से ये तो पता चल रहा है कि ये दुनिया के हर क्षेत्र में है, इनके पास बेशुमार पावर है, बेशुमार ताकत है। उसका इस्तेमाल करके ये अपने अनुसार लोगों को चलाते हैं, देशों को चलाते हैं, देशों की सरकार भी बदलते हैं। परंतु कभी कभी ऐसा होता है कि कोई देश अगर अड़ जाता है तो ये उस देश के साथ क्या करेंगे, तो उसके लिए देखिए यहाँ पर हमने जो लिखा है तकनीक, इनके पास कुछ स्पेशल तकनीकें हैं जिनके बारे में जानना आवश्यक है। सबसे पहला है परमाणु बम। आपको जानकर हैरानी होगी, परमाणु बम की खोज या परमाणु बम का आविष्कार एनरिको फर्मी ने किया था, जो जर्मनी के थे। लेकिन जर्मनी के लोगों ने, वहाँ की सरकार ने उनको फंड नहीं किया और उनको परमाणु बम नहीं बनाने दिया। तो ये जाते हैं अमेरिका जाते हैं और इल्यूमिनाटी के सदस्यों के संपर्क में आ जाते हैं। वहाँ पर इनको फंड भी मिल जाता है और सुविधाएं भी मिल जाती हैं और परमाणु बम ये बना लेते हैं। बनाने के बाद में पहला परमाणु हमला ये जापान पे करते हैं। बाकी तो सबको ये कहानी पता ही है। आज के टाइम पर जितने भी देश परमाणु संपन्न हैं या जिनके पास परमाणु यंत्र हैं, परमाणु बम है, वो सारे के सारे देश सुरक्षित हैं। उन पर ये लोग चाह कर भी सीधे सीधे हमला नहीं कर सकते। भला हो हमारे देश के अब्दुल कलाम और इंदिरा गांधी जैसे लोगों का, हमारे प्राचीन नेताओं का, पुराने नेताओं का, जिन्होंने हमारे देश को परमाणु संपन्न बना दिया ताकि हमारे से सीधे सीधे ये लोग नहीं लड़ सकते। अब दूसरा जो आता है, वो जो इनके पास तकनीक है वो है हार्प टेक्नोलॉजी। हार्प टेक्नोलॉजी के बारे में शायद आपने सुना होगा, अगर नहीं सुना है तो मैं बताऊं। हार्प टेक्नोलॉजी वो टेक्नोलॉजी है जिसके ज़रिए हम प्राकृतिक आपदाओं को ला सकते हैं। अगर हम प्राकृतिक आपदाएं लाना चाहते हैं तो हार्प टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। हार्प टेक्नोलॉजी से आप बाढ़ ला सकते हैं, बरसात करा सकते हैं, आप क्लाइमेट चेंज कर सकते हैं, आप भूकंप ला सकते हैं, इमारतें गिरा सकते हैं, बहुत ज़्यादा ध्वनि उत्पन्न कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा रोशनी उत्पन्न कर सकते हैं और सुनामी भी ला सकते हैं, जलवायु का परिवर्तन भी कर सकते हैं। ये बहुत सारी तकनीक है जो इन लोगों ने समाज के सामने दिखाई नहीं है, परंतु अंदर ही अंदर ये सारा सब कुछ करते हैं और उसकी पूरी इनके पास टेक्नोलॉजी है। दूसरा है कि ये हार्प टेक्नोलॉजी इनके पास है तो, परंतु ये हार्प टेक्नोलॉजी किसी भी देश पे तब तक इस्तेमाल नहीं कर सकते जब तक कि उस देश के राजनेता या ब्यूरोक्रेट इन लोगों से मिले ना हो। अगर हार्प टेक्नोलॉजी का कहीं पर यूज़ होता है और ऐसी प्राकृतिक आपदा आती है तो ये समझ लीजिए कि वहाँ पर आपके राजनेता, आपके ब्यूरोक्रेट्स इन लोगों से मिले हुए हैं। तो हार्प टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ये बिना जब तक राजनेताओं की, उस देश के राजनेताओं की सहमति नहीं होगी तब तक नहीं कर सकते। ठीक इसी प्रकार
वैक्सीनेशन है। वैक्सीनेशन के जरिए ये क्या करते हैं, महामारी उत्पन्न कर सकते हैं, बीमारी पैदा कर सकते हैं, लोगों को बांझ बना सकते हैं और नस्ल और फसल को एक तरीके से बर्बाद कर सकते हैं ये लोग। तो ये वैक्सीनेशन होता है। वैक्सीनेशन ये जो करते हैं ये डायरेक्ट भी कर सकते हैं अपने थ्रू, और सरकार की सलाह से भी कर सकते हैं। जैसे अगर सरकार अगर मना कर देती है वैक्सीनेशन के लिए या जनता नहीं मानती है, तो इन लोगों ने, जैसे बिल गेट्स जैसे लोगों ने माइक्रो रोबोटिक मच्छर बना रखे हैं, उनका बहुत बड़ी मात्रा में, बहुत बड़ी संख्या में। वो क्या करते हैं कि जिस क्षेत्र में उनको ये महामारी फैलाना है या वैक्सीन लगाना है, तो उन मच्छरों को ट्रेंड किया जाता है और उन जो रोबोटिक मच्छर होते हैं उनमें दवाई भर दी जाती है, और वो रोबोटिक मच्छर इतने छोटे होते हैं कि कहीं पर भी उड़ते हुए जाते हैं और किसी भी बंदे के काट लेंगे और उस बंदे के अंदर इंजेक्शन चला जाएगा, वो दवाई चली जाएगी और वो उस बीमारी से पीड़ित हो जाएगा। तो ये इनके तरीके हैं। बाकी इनके पास युद्ध हथियार तो बहुत हैं ही, लेकिन युद्ध हथियारों की बात ऐसी आ जाती है कि ये लड़ तो सकते हैं, परंतु जीतना और हारना उस देश की हिम्मत के ऊपर, उस देश की जो सेना है उसकी हिम्मत के ऊपर डिपेंड करता है। कई देशों को इन्होंने तबाह करने की प्रयास किया, परंतु उन देशों की जो सेनाएं थीं उन्होंने हिम्मत दिखाई और इनको वहाँ से मुँह की खान कर वापस आना पड़ा। हैकिंग की बात यह है कि ये मान के चलिए कि आज के टाइम पे कोई भी बंदा, कोई भी देश या उसकी कोई भी टेक्नोलॉजी अगर वो कहता है कि भाई हमारी जो तकनीक है वो बहुत सुरक्षित है, हम सेफ़ हैं, तो ऐसा मत समझिए। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है आज के टाइम पे। जिस बंदे के पास भी मोबाइल है उसका सारा डाटा इन लोगों के पास है, और उस डाटा को ये जैसे चाहें वैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, उसकी हैकिंग कर सकते हैं। जैसे कि अभी हाल ही में माना जाता है कि जब ईरान पर इन लोगों ने हमला किया और ईरान के जो नेता थे बड़े, खamenei साहब, उनको इन्होंने कैसे मारा, उनको ये हैकिंग के ज़रिए से। वहाँ के जो ज़्यादातर ट्रैफिक कैमरे थे वो ज़्यादातर हैक थे, और हैक होने की वजह से उनके पल पल की लोकेशन इन लोगों को पता चल रही थी। अब आदमी कहता है यार हमने तो कैमरे अपने यहाँ लगाए, अपनी सुरक्षा के लिए लगाए हैं, लेकिन वो हैक कैसे कर सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कैमरे ही नहीं, इंटरनेट से चलने वाले या वाईफाई से चलने वाले जितने भी यंत्र हैं, सबका डाटा ऑलरेडी इन लोगों के पास है। अब वो कैसे है उसका थोड़ा सा एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। देखिए, एक मैं साइट का नाम लिख रहा हूँ, www http, फिर आता है www.google.com। यहाँ पर ये समझिए, ये जो है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये क्या है और ये क्या है और ये क्या है, ये समझिए। अगर मैं कोई भी अपनी वेबसाइट बनाता हूँ तो उस वेबसाइट को जोड़ने के लिए इंटरनेट की आवश्यकता पड़ेगी, और इंटरनेट की जब आवश्यकता पड़ेगी तो इंटरनेट पे कोई भी साइट ऐसे ही नहीं जुड़ती। उसको जोड़ने के लिए हमें एक डोमेन सर्वर की आवश्यकता पड़ती है। जैसे कि हमारा ये कॉम है, ये डोमेन सर्वर है। और ये जो डॉट है ये इसको पहचानता है। यहाँ पर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल ये क्या करता है, एक तरीके से लिफाफा होता है। जैसे कि मान लीजिए हम किसी को कोई चिट्ठी लिख के भेजते हैं, उसकी प्रोसेस क्या है, पहले हमने चिट्ठी लिखी, फिर उसको लिफाफे में बंद किया, फिर डाकखाने गए, डाकखाने डाल दिया। डाकखाने डालने के बाद में हमने क्या काम किया, डाकखाने का जो डाकिया होगा वो ले जाके तुम्हारा एड्रेस ढूंढेगा
और एड्रेस ढूंढ के उस बंदे को दे देगा जहाँ कर हमने एड्रेस डाल रखा होगा। अब इस सारे पीरियड में ये देखिए डाटा तो हमारा जा रहा है, हर जगह जा रहा है, रास्ते में जा रहा है, पोस्ट ऑफिस में भी जा रहा है, वो डाटा है और वो डाकिया के पास भी है और उस बंदे तक पहुंचा है। अब उस बंदे तक सुरक्षित तभी पहुंचा है जब हमने वहां से इसको सील करके भेजा है लिफाफे में। तो ये हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल ये एक तरीके से लिफाफा होता है। जब भी हम कोई वीडियो, ऑडियो, पिक्चर जब हम कहीं भेजते हैं तो ये हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल के तहत एक तरीके से सील हो जाता है, इसको कोई दूसरा पढ़ नहीं सकता। उसके बाद ये क्या काम करता है, वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब क्या काम करती है, वर्ल्ड वाइड वेब जो होती है वो एक तरीके से डाकिया का काम करती है। ये ले जाती है, उस डाटा को लेकर जाती है। ये डॉट जो होता है ये एक तरीके से हमारा पोस्ट ऑफिस होता है। अब कई पोस्ट ऑफिस होके ये डाटा, जैसे हमारी चिट्ठी पहुंचती है वैसे ही इंटरनेट पर हमारा डाटा कई पोस्ट ऑफिस से होकर जाता है। एक डॉट हमारा पोस्ट ऑफिस है, यहाँ से फिर ये दूसरे पोस्ट पता लगाएगा कि ये हमारा पता है, मेन पता ये है, यहाँ हमें जाना है। ये डाकिया है, ये पोस्ट ऑफिस से यहाँ से ये पता किया, इस पता को ढूंढने के लिए फिर एक दूसरा डाकिया आता है, ये डाकिया ढूंढता है और डाकिया के ढूंढने से पहले ये जो डाटा होता है ये तुम्हारे डोमेन सर्वर पर जाता है। ये डोमेन सर्वर समझ लो हेड ऑफिस होता है, हेड ऑफिस, यहाँ पर सारा डाटा आता ही आता है। अब देखिए होता क्या है कि हार्ड कॉपी में अगर हम किसी लिफाफे को भेजते हैं तो वो हमारा यहाँ से जाता है, यहाँ से उठा वहाँ पर गया, वहाँ से उठा दूसरी जगह पहुँच गया, उसका वजूद ख़त्म होता है। लेकिन जब हम किसी चीज़ को इंटरनेट के थ्रू भेजते हैं तो उसकी हर जगह एक कॉपी रहती चली जाती है। यहाँ भी इसकी एक बाइनरी कोड में एक फ़ाइल बनी रह जाएगी, इसके यहाँ पर भी रह जाएगी, इसके यहाँ पर भी, और डोमेन सर्वर में तो रहेगी ही रहेगी। तो ये मान के चलिए जो भी इंटरनेट को यूज़ कर रहा है, वाईफाई को यूज़ कर रहा है, वो उसका डाटा किसी न किसी डोमेन पे जाता ही जाता है। उसके बाद में फिर उसके एड्रेस पे जाएगा। और ये डोमेन सर्वर जो होता है, ज़्यादातर 99% डोमेन सर्वर जो होता है वो इज़राइल, अमेरिका और इंग्लैंड जैसे देश बनाते हैं और उन्हीं के बने हुए हैं। जब उनके सारे डोमेन सर्वर बने हुए हैं, उनके पास में एक कॉपी पड़ी है जो भी डाटा हम भेजते हैं, तो वो जब चाहें उसको खोल के देख सकते हैं और हमारी सारी डिटेल वो जान सकते हैं। जैसे कि एक पोस्ट ऑफिस में अगर कोई डाकिया ये चाहे कि इस लिफाफे के अंदर क्या लिखा है मैं खोल के देखना चाहता हूँ, देख सकता है। सावधानी से उसको उसकी सील को तोड़ेगा, देखेगा और उसको बाद में वैसे कि वैसे पैक कर देगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। और उसके बाद मैं अपनी बात को ख़त्म करने जा रहा हूँ और निष्कर्ष पे पहुँच रहा हूँ। देखिए ये तो हमें इस चार्ट के ज़रिए ये पता तो चल रहा है, मैंने संक्षेप में समझाने की कोशिश की है, बताने की कोशिश की है। वैसे तो ये बहुत लंबी चीज़ें हैं कि ये तो हकीकत है कि हाँ दुनिया को कुछ लोग कंट्रोल कर रहे हैं। उसमें कोई लोग उसको इल्यूमिनाटी के नाम से बोलते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि ये 13 रॉयल फैमिली हैं, कुछ लोग और भी कुछ बोलते होंगे अलग अलग नामों से। परंतु ये लोग कर क्यों पा रहे हैं, ऐसा कर क्यों पा रहे हैं, उसका मेन कारण जो है वो करेंसी है। सारी लड़ाई करेंसी की है, क्योंकि शुरुआत में इन लोगों ने एक चालाकी कर दी, बैंकें खोलनी, करेंसी पे अपना कंट्रोल कर लिया और उस करेंसी को धीरे धीरे धातु से ये पेपर पे ले आए। आज हालात ये है कि उन्होंने ज़्यादातर करेंसियों के पीछे रखा जाने वाला, पेपर करेंसी के पीछे रखा जाने वाला जो स्टैंडर्ड होता है, गोल्ड स्टैंडर्ड हो चाहे अन्य कोई स्टैंडर्ड हो, उसको ख़त्म कर दिया। अब जब गोल्ड स्टैंडर्ड ख़त्म ही हो गया, फिर तो मैं अगर बैंक हूँ तो मैं तो आज़ाद हो गया। मैं क्या करूँगा, मैं तो अनलिमिटेड पैसा छाप दूँगा, क्योंकि मेरे पीछे तो कोई रोक है ही नहीं, कुछ रखना ही नहीं है मुझे किसी का।
मेरे पास पेपर है, मेरे पास मशीन है, मैं छापता जाऊंगा और अपने चाहने वाले, अपने यार दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को उस पैसे को बांट दूंगा कि तुम्हें जो खरीदना है खरीदो, पूरी दुनिया खरीद डालो, और वो खरीद लेंगे। उसके बाद वो कहेंगे कि भाई हमें इसको वापस करने के पास हमारे पास कुछ है नहीं। हम कह देंगे कोई बात नहीं है, कौन से हमने उसका स्टैंडर्ड रखा हुआ है, कौन से हमसे कोई हिसाब मांग रहा है, भाई नहीं दे पा रहा है, ठीक है माफ़ कर दिया जाएगा, ख़त्म कहानी। यही हो रहा है। इसी तरीके से जिन लोगों के कब्जे में करेंसी और बैंकें हैं, वो लोग अथाह रुपया, अनलिमिटेड रुपया छाप रहे हैं, अपने चहेते लोगों को, अपने लोगों को बांट रहे हैं और उनसे पूरी दुनिया को खरीदवा रहे हैं, और पूरी दुनिया उनके कंट्रोल में होती चली जा रही है। इतना ही नहीं, कोई बंदा अगर ये बोलता भी है कि नहीं हमें करेंसी जो है अपने देश में अपनी करेंसी चलानी है, दूसरे की करेंसी नहीं चलेगी, या हम साहब डॉलर नहीं चलने देंगे, तो आपने देखा होगा जिन जिन देशों ने ये आवाज़ उठाई है उन देशों पर या तो हमला कर दिया गया, युद्ध कर दिया गया, उन लोगों को मार दिया गया। गद्दाफी हो गए, बाकी हिटलर हो गया, और भी बहुत सारे लोग हो गए। तो इन सारे, ये एक प्रमाण है इस चीज़ का कि सबकी जो जड़ है वो करेंसी है। सारी लड़ाई जो है वो करेंसी की है। जब तक ये करेंसी स्टैंडर्ड सहित नहीं होगी, जब तक कि इसका स्टैंडर्ड नहीं होगा, एक मानक नहीं होगा, उस पर कंट्रोलिंग नहीं होगी कि कौन उसको छाप रहा है, या सीधे सीधे कहें कि अगर जब तक करेंसी कुछ प्राइवेट लोग छापेंगे, सरकार ना छाप के कोई और लोग छापेगा बिना मानक की, तब तक ये समस्या बनी रहेगी। इसमें किसी भी प्रकार का 1% भी सुधार आने वाला नहीं है। तो इससे अगला जो वीडियो होगा मेरा तो करेंसी से संबंधित होगा, जिसमें हम करेंसी के बारे में थोड़ा बताएंगे। और अभी मैं इसके लिए विराम चाहता हूँ भाइयों। ये बहुत बड़ी कहानी है, बहुत बड़ा ये डाटा है, और बहुत कुछ है इसके बारे में जानने के लिए। इतना सब कुछ एक छोटे से वीडियो में नहीं आ सकता, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो मैं अपनी बात को यहीं पर ख़त्म कर रहा हूँ, और सब भाइयों से कह रहा हूँ कि अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो या इससे कोई जानकारी मिली हो, तो अपने यार दोस्तों को शेयर करें, उनको बताएं और समझाएं। बाकी जय हिंद, जय सुभाष।